नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से दिन भर की बड़ी खबरों पर अपडेट देंगे। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, जहां पर जोशीमठ मामले पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। जोशीमठ मामले में तत्काल सुनवाई कर दी है अदालत ने। इसकी सुनवाई जो है अगले 16 जनवरी दी गई है। जिस तरीके से जोशीमठ को देखते हुए अदालत ने कहा है कि 16 जनवरी इसकी तारीख दे दी गई है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का शीघ्र अदालत की आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से वहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, इस निर्वाचित संस्था का काम कर रही है, मुख्य न्यायाधीश ने इस पर जो है साफ साफ कहा है कि इस पर जो है पूरी तरीके से जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट लोग आते थे, लेकिन अब की बार जो सरकार है वो सरकार अपने ही कार्य वहाँ पर कर रही है। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ा ने और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता जोशीमठ संकट के राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। बता दें कि याचिकाकर्ता स्वामी अभिमुक्त नंदन सरस्वती ने संयुक्त अदालत में अपील करते हुए कहा है कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। इसी संकट के राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ा और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को यानी आज की तारीख दे दी थी, लेकिन अब अदालत तत्काल सुनवाई का इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जोशीमठ में आज भी हो रहा है वहीं खनन, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जो निर्माण है इसके लिए किया जा रहा है, ब्लास्ट चलते हो रहा है, यहाँ बड़ी आपदा की संकेत है। कहा है कि इस नगर के लंबे समय से धुआं हो रहा है, लोगों को इसको लेकर आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और इससे गंभीरता नहीं ली गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस मामले पे जो सुनवाई थी वो 16 तारीख दे दी गई है, लेकिन जोशीमठ वाले मामले को देखते हुए जहां सरकार पे भी घना आरोप लगाया है, उसमें जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां बड़े बड़े खनन यहां पर किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही है, लेकिन सरकार अभी तक उसके बारे में सोच नहीं रही है। जिस तरीके से जोशीमठ पर पूरी तरीके से आपदा का जो संकट है वो आ रहा है, तो उसी को देखते सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को भी लताड़ लगाई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। जोशीमठ पर मंडरा रहे खतरे को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चिंतित नजर आ रही हैं और इस खबर पर ज्यादा पड़ताल की है हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। जोशीमठ शहर के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बाद अब राज्य सरकार बड़ी चिंतित नजर आ रही है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी चिंतित है। केंद्र की तरफ से राज्यों को मदद का पूरा भरोसा यहां पर दिया गया है। राज्य सरकार लगातार जो प्रभावित लोग हैं उन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम यहां पर कर रही है। अभी तक 81 परिवारों को, जिसमें संख्या कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही है। इसके अलावा जो भवन खतरे की जद में सबसे ज़्यादा आए हैं उन भवनों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार लोगों को राहत बचाव के काम में तो जुटी हुई है, साथ ही उन गिरासू भवनों से भी उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में भी शुरू कर चुकी है। अब राज्य सरकार उनके विस्थापन और पुनर्वास की जो प्रक्रिया है उस पर गंभीर नजर आ रही है। जिन स्थानों का चयन किया गया उनका जियोलॉजिकल सर्वे और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाएं पुनः न आ सके। राज्य सरकार गंभीर है। अब ऐसे में कह सकते हैं कि जोशीमठ लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने का काम सरकार कर रही है। कैमरामैन हर्षुनिया साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। जोशीमठ में आई आपदा के बाद लोगों की मदद के लिए पतंजलि सामने आया है, योगपीठ पतंजलि, और उसके बाद किस तरीके की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं योगपीठ पतंजलि की तरफ से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में अचानक जिस तरह से आपदा आई उसको लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सजग दिखाई दे रहे हैं और खुद मौके पर पहुंचकर लोगों को सांत्वना भी उन्होंने दी है और लोगों को सुरक्षित जगह पर उन्होंने स्थानांतरित भी कराया है। वहीं प्रदेश भर से उन्होंने आह्वान किया है कि लोग आगे आएँ और जोशीमठ के लिए आगे बढ़कर कहीं ना कहीं उनकी सहायता करें उनके लोगों के लिए। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा आज हरिद्वार के जिला प्रशासन के द्वारा 4 ट्रक यहां पर भेजे गए हैं राहत सामग्री के भरकर। वहीं जो जिस तरह से बाबा रामदेव की जो योग पतंजलि है वहां से भी जो 2 ट्रक हैं वो यहां पर भेजे गए हैं राहत सामग्री के, जिसमें 2000 कंबल और इतने ही लगभग लोगों के लिए अन्य राहत सामग्री भी उसमें शामिल की गई है, जिसको आज बाबा रामदेव के द्वारा यहाँ पर हरिद्वार के कनखल जो उनका पतंजलि योगपीठ का जो कनखल स्थित आश्रम है वहाँ से उसको रवाना किया गया है जोशीमठ के लिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक माता का दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम कटियार। आज अपने कन्नौज दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने माता फूलमती मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। वहीं वहाँ हो रहे सचंडी हवन यज्ञ में बैठ के उन्होंने
आहुतियाँ दी। आहुति देने के बाद फिर दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के साथ बैठकर उन्होंने भंडारे का आनंद लुत्फ उठाया। भंडारे का आनंद उठाने के बाद में अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पे काफ़ी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर बात पर भी जवाब देते हुए कहा, भाजपा किसी के पीछे खड़े होके जवाब देने वालों से बाज जाए, शिकंडियों से बाज जाए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पे जमकर निशाना साधा। शुभम कटियार, इंडिया वाइज, कन्नौज। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की दर्द को बयां करती साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक नई उपलब्धि हासिल की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। साल 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर्स 2023 की पहली लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर ली गई है। कश्मीर फाइल्स के अलावा कुछ और हिंदी फिल्मों को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहीं बता दें कि कश्मीर फाइल्स अभी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी फेम पा रही है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को शॉर्ट लिस्ट करने पर शुभकामनाएं दी है। वहीं आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी लोगों की जीवन और उनकी कठिनाइयों को लेकर दर्शाया गया था। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर उसी चट्टी मामले पर मुख्तार अंसारी की गवाही एक बार फिर से नहीं हो पाई है। क्या रही अड़चन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के बांदा मंडल कारागार में बंद मुख्तार अंसारी को आज उसरा चट्टी मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह आज मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। आपको बता दें पूरा मामला सन 2001 का है, जहां पर उसरा चट्टी के मामले में एक हत्याकांड का मामला हुआ था, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह नाम के एक व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया था, जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी सहित एक व्यक्ति और मुख्य गवाह थे, जिसको लेकर के बीते 3 जनवरी को मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन ठंड अधिक होने की वजह से मुख्तार अंसारी वहां पर पेश नहीं हो पाए थे। उसके बाद 10 तारीख को कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में आज 1:11 बजे लगभग गाजीपुर पहुंच करके मुख्तार अंसारी को गवाही देनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मुख्तार अंसारी गाजीपुर कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट के द्वारा कब गाजीपुर में पहुंच करके मुख्तार अंसारी की गवाही दी जाती है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर छपरा में शराब कांड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका स्वतंत्र और एसआईटी की जांच वाली याचिका पर क्या फैसला लिया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने छपरा शराब कांड को देखते हुए जहां आज उसकी जो स्वतंत्र एसआईटी की जो मांग है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से छपार में अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका दरवाज़ा जो है हाई कोर्ट में भी खटखटाने की इजाज़त दे दी गई है। जिस तरीके से छपार में 40 से ज़्यादा अधिक लोगों की जो मौतें हुई हैं शराब को पीने से, जिस तरीके से जहरीली शराब यहाँ पर बेची जा रही थी, लोगों की अब तक जो मौतें हैं वो 40 से अधिक यहाँ पर बताई गई। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने की बात यहाँ पर कही गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आना था, लेकिन उसके बाद जैसे ही फैसला आया तो फैसले पे जो है उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि और विचार उसने कहा है कि याचिका पर विचार कर दिया और इन पे जो इनकार भी कर दिया गया। जिस तरीके से छपरा में अब तक 40 लोगों की जो मौत है वो वहाँ पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछले महीने जहरीली शराब की विशेष की जांच अदालत एसआईटी को जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एनजीओ के हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी है। सीजीआई डिवाइड चंद्रचूड़ा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सोमवार को यानी कि एनजीओ आर्यवर्ता महासभा के फाउंडेशन के वकील पवन प्रकाश पाठक ने कहा है कि हाईकोर्ट स्थानीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। पीठ ने कहा है कि अपने जो भी राहत मांगी है मसला घटना की एसआईटी जांच, अवैध शराब निर्माण और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय योजना और फाउंडेटों को मुआवजा की अधिक हाईकोर्ट निपटाया जा सकता है। संबंधित हाईकोर्ट स्थान परिस्थितियों के अच्छी तरह से वाकिफ। हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति भी है। जहां छपरा के अंदर अब तक जो है 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब को पीते हुए, तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके एसआईटी जांच यहां पर लोग कर रहे थे, उसके एसआईटी की जांच कराने की जो मांग थी लोग यहां उठा रहे थे, लेकिन याचिका
पर विचार करने का भी इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद अब देखना ये होगा, जिस तरीके से 40 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हुई है छपरा के अंदर, लेकिन अभी इसमें पूरी तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यही देखना होगा, जिस तरीके से 240 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, उस पर लोग जो है अपील भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके के बिहार के अंदर अब तक जो लोगों को जो मुआवजे देने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन अब तक उनको मुआवजा देने की बात भी नहीं हुई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर मंगलवार को एक बार फिर से लंबी बहस हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी अंजना गोयल। अंकिता हत्याकांड मामले में आज फिर दोनों वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। बहस में वकीलों का कहना है, जो आरोपियों के वकील हैं अमित सजवाण, उनका कहना है कि नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। वही जो पीड़ित के वकील हैं सरकारी वकील जितेंद्र रावत, उनका कहना है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसी को लेकर के काफी देर कोर्ट में बहस होती रही। वही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और वो इसको लेकर के फैसला कल सुनाएंगे। कोर्ट के द्वारा कहना यही है कि नार्को टेस्ट होना ना होना, दोनों चीजों को लेकर के आरोपियों की बीसी होगी, बीसी के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा। ये कई बार बहस हो चुकी है और बीसी के माध्यम से कई बार आरोपियों से पूछा भी जा चुका है। उसके बावजूद कल जो फैसला होना है वो कल अंतिम फैसला माना जा रहा है कि कोर्ट अपना कल फैसला सुना देगी कि आरोपियों के नार्को टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। कोर्ट द्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। एक तरफ ठंड ने अपना कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बदायूं से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ साबित होता है कि दरअसल जिला प्रशासन के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। और हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। आपको बता दें कि बदायूं जिले के कस्बा बिसौली की ये घटना है, जहां पर एक व्यक्ति ठंड से तड़पता हुआ और घायल अवस्था में मिला था, जिसकी खबर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं आपको बता दें कि जिला अधिकारी महोदय का साफ निर्देश है कि जो भी बस स्टैंड हैं उन पर रैन बसेरा और जो अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जाए। लेकिन नगर पालिका जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेशों की अवहेलना करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं पे आपको बता दें कि जो रैन बसेरे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो भाई आपको बताएं, जब बिसौली का ये मामला इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया तो उस मामले को संज्ञान में लेते हुए वहाँ पर जो थाने के जो सिपाही थे वो उस व्यक्ति को ले गए और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि शायद इससे पहले अगर उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिसौली कस्बे का है। इंडिया वॉइस के लिए सतीश सक्सेना, बदायूं। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। तेज रफ्तार का अमरोहा में कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी मौत से क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर उझारी आदमपुर मार्ग पर पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। युवक आदमपुर का ही रहने वाला है, जो पेशे से ड्राइवर है, जो कल शाम से अचानक घर से लापता हो गया था। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को जानकारी दी। परिवार के लोगों का कहना है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, उसकी हत्या हुई है, जिसके चलते पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसकी विधिक कार्रवाई होगी। वहीं थानाध्यक्ष ने इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान। सीतापुर में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। के सीतापुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें, सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में गुड़बेल काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद गुड़बेल संचालक ने बगैर परिजनों को सूचना दिए उसके शव को ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें, पूरा मामला सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर गुड़बेल पर काम करने वाले राम बाबू की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है, जिसके बाद गुड़बेल संचालक ने उसके शव को बिना परिजनों को सूचना दिए ठिकाने लगा दिया। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को मिलते हुई पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी की तलाश में जुट गई। फिलहाल आरोपी मौके से फरार हो चुका है और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। एक तरफ ठंड का कहर तो दूसरी तरफ आगरा में एक कलयुगी बेटे की करतूत देखने को मिली है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। भरी सर्दी और कड़ाके की ठंड में कलयुगी पुत्र के द्वारा 80 बुजुर्ग महिला यानी उसकी मां को घर से बाहर फेंक दिया और घर में ताला लगा दिया। दर-दर भटकती रही इस मां ने आगरा पुलिस की मदद की गुहार लगाई है। आगरा पुलिस ने मानवता का वो उदाहरण पेश किया है जहां आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह के द्वारा नाई की मंडी इंस्पेक्टर को आदेश दिए कि पुत्र को हिदायत दी जाए, महिला को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया जाए। उसके बाद मानवता का उदाहरण शुरू हुआ। इंस्पेक्टर प्रभु दयाल के द्वारा पहले महिला को गर्म कपड़े दिलाए गए, उसके बाद सुरक्षित ताला तोड़कर उसके घर पहुंचाया गया। पुत्र को हिदायत दी गई कि घटना का दोबारा इस तरह की हरकत की जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला मीडिया की सुर्खियां बन चुका है और आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह के मानवता के इस उदाहरण को सराहा जा रहा है। फिलहाल मां सुरक्षित घर पहुंच गई है, पुत्र को हिदायत दी गई है और इस मानवता के उदाहरण के लिए लगातार चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखने की ये बात है कि मां को इस तरह का इंसाफ मिला है तो लोग किस तरीके से इसको देखते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। एक तरफ यूपी पुलिस तमाम सारे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है तो वहीं बलिया में एक ऐसी तस्वीर क्या सामने आई जिसके बाद इन तमाम सारे दावों पर सवाल उठने लगे। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता करुणेश पांडे ने। उत्तर प्रदेश की पुलिस यातायात को लेकर के लगातार एक अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। मैं बलिया की बात कर रहा हूं जहां पे बलिया में एक रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महाराजपुर गांव के सामने एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दिया जिससे दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई। गंभीर स्थिति में दोनों युवकों को वहां रसड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया जहां पर एक के उपचार के दौरान वहीं पे मौत हो गई तो दूसरी की स्थिति काफ़ी गंभीर और नाजुक बनी हुई है जिसको वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जिसका वहां पे जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि यातायात की पुलिस लगातार अभियान चला रही है जहां पे वो बता रही है कि आप बाइक चला रहे हैं तो वहां पे हेलमेट का प्रयोग करिए, अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो वहां पे सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। उसके बावजूद भी गाड़ियों की रफ्तार में कमी नहीं हो रही है और जिसके कारण ये हादसे लगातार ग्राफ इसका बढ़ ही रहा है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। मैनपुरी में कोहरे का कहर उस दौरान देखने को मिला जब एक ओमनी कार श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और वो ट्रैक्टर से जा टकराई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। घने कोहरे का कहर मैनपुरी में भी देखने को मिला है। आपको बताते चले आज घने कोहरे की कहर देखने को मिला है। श्रद्धालुओं से भरी ओमनी कार ट्रैक्टर जो कि ट्रैक्टर पंचर हो गया था उसको मरम्मत कर रहे थे किसान, अचानक उससे ओमनी कार टकरा गई। टकराने के बाद इसमें बैठे 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर घायल अवस्था में ही सभी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार जारी बना हुआ है। आपको बताते चले भोगांव थाना क्षेत्र से जो कि कुरावली थाना क्षेत्र में प्रेमपुर धाम आश्रम है वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे। घने कोहरे होने की वजह से उनको ट्रैक्टर जो सड़क पे खड़ा था वो दिखाई नहीं दिया। इसके बाद हादसा हो गया। वहां आसपास के लोगों ने एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को बचाया और निकालने के बाद ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तो वहीं उपचार भी शुरू कराया गया है। आपको बता दें घने कोहरे के चलते प्रतिदिन घने कोहरे के आधा दर्जन से अधिक जनपद में सड़क हादसे हो रहे हैं। तो वहीं घायलों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया हम अपनी साइड से चल रहे थे, ट्रैक्टर जो कि पंचर हो गया था वो मरम्मत करने के दौरान ही अचानक हादसा हो गया। कोहरे की वजह से हादसे का शिकार 9 लोग हो गए हैं। 9 लोगों को 3 लोगों को सीरियस बताया गया जिनको सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। सभी घायलों का उपचार जारी बना हुआ है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगर आप सिद्धार्थनगर से होकर लुम्बिनी नेपाल दर्शन करने जा रहे हों या जाने की सोच रहे हों तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता राकेश यादव ने। सिद्धार्थनगर जिले के ककराहुआ बॉर्डर के पास दुल्हा दरमियानी एक गांव पड़ता जहां लुम्बिनी दर्शन जाने के लिए टूरिस्ट वहां अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं।
वहां गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है। वहां के ग्राम प्रधान और कुछ दबंगों द्वारा उस टूरिस्टों को परेशान करके अवैध वसूली करके 400 रुपये 200 रुपये इस तरह से वसूली करके उन टूरिस्टों को परेशान किया जाता है। जो कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इस तरह से उनको वसूला जाता है और डरा धमकाकर उनसे पैसे लिया जाता है। जबकि यह एक कहावत है, चरितार्थ करता है कि जो है टूरिस्ट अति देवो भव, तो उस कहावत को भी ये चरितार्थ करते हैं। नजर आ रहा प्रधान जो कि इस तरह से वसूली कर रहा है। अवैध वसूली करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। इस तरह से ये जो कि वसूली कर रहा है ग्राम प्रधान, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। फिरोजाबाद में नकली नोट छापने की मशीन का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि नकली नोट यहां पर छापी जा रही थी और इस पर यह बड़ा भंडाफोड़ पुलिस ने किया और पुलिस को बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी कामयाबी मिली है। इस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आपको बता दें फिरोजाबाद की शेखावत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में, जिनके कब्जे से नकली नोट 2,97,000 रुपए और कई उपकरण, प्रिंटर, मशीनें की पुलिस ने बरामद। अलग अलग जगह से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेखावत पुलिस को मिली कामयाबी, जिसमें नकली नोट बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात है क्या ये नोट छापने वाले लोग और भी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। अभी 8 लोग हालांकि फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। पैसे कमाकर घर की खुशियां खरीदने की चाहत में एक युवक विदेश गया और विदेश में भीड़ में खो गया। इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता राजू तिवारी ने। 15 साल पहले अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाई करने विदेश सऊदी अरब गए युवक का अता पता नहीं चल रहा है, जिसको लेकर उसकी बेसहारा मां दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। जी हां, आपको बता दें रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कप्तान का पुरवा का पूरा मामला है, जहां 2009 में युवक विदेश कमाने गया, लेकिन 2014 तक उसके परिवारजनों व उसके परिवार वालों से तो बात होती रही, लेकिन उसके बाद उसका बातचीत होना बंद हो गया, जिसको लेकर उसकी मां व परिवारजन लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और उसकी मां दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आपको बता दें पूरे मामले को लेकर उसकी मां अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका सहारा अभी तक कोई नहीं बना है। आपको बता दें लगातार पूरे मामले को लेकर मां उसकी परेशान नजर आ रही है। वहीं उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकती। आज जिलाधिकारी रायबरेली माला श्रीवास्तव के चौखट पर यह मामला पहुंचा तो पूरी जानकारी जिलाधिकारी ने उस बेसहारा मां से लिया, जिसके बाद उसके मां को उसके बच्चे को खोज निकालने के प्रयास का सहारा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव किस तरह से इस बेसहारा मां को उसके बच्चे को वापस कराएंगी या पता लगाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वायरल वीडियो में कुछ युवाओं के द्वारा अपशब्द कहते हुए दिखाई देना है, जिस पूरे प्रकरण का संज्ञान मुरादाबाद जनपद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिया गया। दरअसल एक युवक ने इस पूरी वीडियो को मुरादाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था और इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसका संज्ञान पुलिस अधिकारियों के द्वारा लेते हुए मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक सोशल मीडिया के यूट्यूबर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके साथ उसके अन्य 3 साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कुल 4 लोगों पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा के द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए जानकारी देते हुए बताया गया एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्कालीन पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर मुरादाबाद में हुआ मुकदमा दर्ज। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।